हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 8 लोकतंत्र का व्याकरण। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उद्देश्य, यानी कि हम समझेंगे कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझ पाएंगे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है, उसके अर्थ को हम स्पष्ट कर सकेंगे। ठीक है, एंड देन हम समझेंगे कि न्यूनतम और अधिकतम लोकतंत्र का अंतर, फिर लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार, एंड देन लास्ट में लोकतंत्र का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र का विस्तार। ठीक है, तो चलो परिचय देख लेते हैं लोकतंत्र से आशय। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, लोकतंत्र से आशय वो सब समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले सुनो कि लोकतंत्र की उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति हमें जाननी पड़ेगी सबसे पहले कि देखो लोकतंत्र की जो उत्पत्ति है ना, लगभग कितना 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, अर्थात 500 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ ईसा पूर्व के आसपास एंथेस में अस्तित्व में आई। ठीक है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की उत्पत्ति। अब हमने समझ तो लिया कब। अब देखो यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज़ किया गया, कह रहे हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी यानी कि यूनानी शब्द है डेमोक्रेटिया से हुआ। ठीक है, जो डेमोक्रेसी शब्द जो है ना, लोकतंत्र, उस शब्द का जो उद्भव हुआ कहाँ से हुआ, यूनानी शब्द डेमोक्राटिया से हुआ। ठीक है, हम जब बोलते हैं ना लोकतंत्र डेमोक्रेसी, ये वर्ड आया कहाँ से, डेमोक्रेटिया से। डेमोक्रेटिया कौन शब्द है, यूनानी शब्द है। ठीक है, अब हमने देख लिया डेमोक्रेटिया शब्द से हुआ और 2500 वर्ष पहले हुआ, 500 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, तो हमें ये भी तो समझना चाहिए ना कि ये डेमोक्रेटिया का अर्थ है क्या एक्चुअल में, है ना। देखो ये जो शब्द बना है ना, दो यूनानी शब्दों, यानी कि डेमोस, डेमोस का अर्थ होता है लोग। ठीक है, और क्रेटोस का अर्थ होता है शक्ति, यानी कि लोगों की शक्ति, शासन, है ना। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ, लोगों का शासन। ठीक है, यानी कि डेमोस का अर्थ हो गया लोग, क्रेटोस का अर्थ हो गया शासन। ठीक है, समझ गए हो। तो अब देखो लोकतंत्र का मूल भाव है क्या एक्चुअल में, कि देखो लोकतंत्र जो है ना, राजनीतिक व्यवस्था में जिसमें सत्ता किसके हाथों में है, जनता के हाथों में होती है ना। कोई ये नहीं कह सकता कि आज से यहाँ का नेता मैं हूँ भाई। कोई ऐसा नहीं हो सकता, कोई ज़बरदस्ती घुस के जबरन तानाशाही हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लोकतंत्र वहाँ पे है तो वहाँ पे शासन होगा जनता के हाथों में। जनता जब चाहे सरकार, जैसे कि चुनाव होता है, ठीक है, हर 5 साल में जो चुनाव होगा, जनता क्या करेगी, अगर नहीं हो रहा है काम, जो सत्ता उसको बदल देगी, जनता पलट सकती है पूरा, है ना। तो किसके हाथों में होता है, जनता के हाथों में होता है शासन। ठीक है, जो सत्ता होती है जनता के हाथों में होती है। और जो जनता, ये केवल ना शासन प्रणाली ही नहीं, बल्कि क्या है, एक जीवन शैली और मूल्य व्यवस्था है। ठीक है, अब जो लोकतंत्र है सिर्फ मतदान और सरकार चुनने तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतदान हो गया, वोट हो गया, सरकार चुन गई, बस खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत वो मेन बात यह है कि इसमें क्या है, समानता है। असमानता कैसी है, समानता है, स्वतंत्रता है, भागीदारी और न्याय शामिल है। अब देखो कैसे, देखो समानता ऐसे है कि हम मतदान करते हैं। ठीक है, क्या किसी विशेष ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को ही वोट देना है, हम नहीं दे सकते, ऐसा तो है नहीं। जिसकी भी जो भी वोट देने के अधिकार में है, 18 वर्ष से प्लस है, वयस्क मताधिकार सबको है। पहले ऐसा नहीं होता था ना, पहले क्या होता था कि पहले महिलाओं को वोट देने से वंचित रखा जाता था। लेकिन देखो जहाँ पे भी लोकतंत्र है वहाँ पे क्या ऐसा है कि ये लोग वोट नहीं दे सकते, महिलाएं नहीं दे सकती, फिर कोई अश्वेत लोग वोट नहीं दे सकते। कोई भेदभाव है, कोई जाति के रूप से, कोई धर्म के रूप से कुछ है नहीं, है ना। यहाँ की समानता है, वहाँ पे स्वतंत्रता है कि हाँ हर कोई वोट दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं, भागीदारी है और न्याय वहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो समझ रहे हो, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। और इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है, देखो मूल भाव हम इसका समझ गए। अब देखो लोकतंत्र की विशेषताएं हम समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि क्वेश्चन ही आ गया कि लोकतंत्र की विशेषताएं बताओ, लोकतंत्र का अर्थ और उसकी विशेषताएं बताओ, तो इतना तो आना चाहिए ना। देखो कुछ विशेषताएं बताऊंगी मैं आपको, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, समझना उनको। ठीक है, सबसे पहले देखो जनता की संप्रभुता, यानी कि जनता सत्ता है वो, सत्ता का स्रोत कौन है, जनता। यानी कि हम पे कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दबाव है, हम पे कोई दबाव है नहीं, बिल्कुल दबाव नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी को भी चुन सकते हैं। यानी कि जो सत्ता का स्रोत है वो जनता है। ठीक है, और हाँ भागीदारी, ठीक है, सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर है। ठीक है, सबको, सबकी भागीदारी है उसमें, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिनिधित्व,
जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन चलाती है, ठीक है। और स्वतंत्रता, जो मैं आपकी बता ही चुकी हूँ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार रक्षा है, ठीक है। और समानता है, ठीक है, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक समानता पर बल, ठीक है, समानता और उत्तरदायित्व कि जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है। विशेषताएं हम समझ गए। अब देखो लोकतंत्र के बारे में विशेषताएं समझ गए, उसका अर्थ समझ गए। अब लोकतंत्र का महत्व भी तो हमें पता होना चाहिए, इसका महत्व क्या है। देखो महत्व इसका क्या है कि सबसे पहला महत्व है कि नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा, ठीक है, हमने अभी समझ लिया ये पॉइंट। और दूसरा है मानव विकास और समाज में शांति बनाए रखना। शांति कैसे, अब देखो अगर हमारे इंडिया में ही, ठीक है, सोचो कि तानाशाही हो रही है, ठीक है, मनचाहे सब कुछ हो रहा है, किसी का कुछ वो हक की रक्षा नहीं हो रही है, ठीक है, बेईमानी हो रही है, सब कुछ, तो क्या शांति व्यवस्था होती। आप खुद ही सोचो, होती शांति व्यवस्था नहीं होती बिल्कुल, ठीक है। पूरा अराजकता फैल रहती, अशांति होती, दुनिया भर का, अच्छा लगता नहीं ना। तो क्या है, शांति व्यवस्था है, किसकी वजह से है, लोकतंत्र की वजह से है, ठीक है। शोषण और तानाशाही से बचाओ, कोई हमारा शोषण कर सकता है इसमें, नहीं कर सकता। ऐसा तो है नहीं कि जबरन नहीं तुम वहाँ जाके वोट दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हें ऐसा वो कर लेंगे, कोई हम पे फोर्स कर रहा है नहीं, कोई तानाशाही हमें चल रही है नहीं, वी आर फ्री, ठीक है। एंड फिर सुनो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और हिंसा रोकने का माध्यम, हिंसा सबसे मेन पॉइंट यही है, क्योंकि अगर तानाशाही होती, ठीक है, वन पानी आश्रम चल रहा, तो क्या फिर होता, नहीं हो पाता, युद्ध और हिंसा भी रुक गई ना इससे। और आर्थिक और सामाजिक समानता तो है ही है, स्थापित करना, ठीक है। ओके, आई होप महत्व भी समझ आ गया आपको, ठीक है, महत्व समझ आ गया, ठीक है। चलो हम समझ गए। अब देखो एक और पॉइंट है कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसमें चुनौतियाँ भी हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार लोकतंत्र जो होता है सिर्फ चुनाव तक ही सीमित होता जाता है, ठीक है, चुनाव हुआ एंड देन इट्स इट। आजकल तो इतना कुछ हो ही भी नहीं रहा है, कोई देखता है कि क्या हो रहा है समाज में, कहीं कहाँ पे क्या व्यवस्था में ठीक करने को देख रहे हैं, चुनाव हुआ है इस खत्म। और चुने हुए जो नेता होते हैं जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते, उनका अगर वो जीत गए एंड दैट्स इट, कोई जनता को देख रहा है। गरीब और कमज़ोर वर्ग की आवाज़ जो दब जाती है, गरीबों को नहीं देखता है ना, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और समान अवसर की जगह विशेषाधिकार और भ्रष्टाचार हावी हो जाता है। भ्रष्टाचार अगर जहाँ पे है तो वहाँ पे भले ही लोकतंत्र हो, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतना हम समझ गए, ठीक है। तो चलो इतना हो गया। अब यहाँ पे लोकतंत्र की कुछ लहरों की बात करी है, ठीक है, लोकतंत्र की लहरें यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्रथम लहर, ठीक है, ये सब तो यहाँ पे लहरों की बात की जा रही है, लोकतंत्र की लहरें। देखो यहाँ पे लोकतंत्र जो है दुनिया में 3 लहरों में फैला है, ठीक है। जो फर्स्ट लहर है हमारी 1828 से 1926 तक है, यहाँ पर दिया गया है कि इसमें क्या हुआ, 33 लोकतांत्रिक सरकारें बनी पहली लहर में, ठीक है, पहली लहर में। और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन में लोकतंत्र इससे मजबूत हुआ, ठीक है। एंड देन सेकेंड लहर कब बनी, ये हमारी ऐसे प्रति लहर चली एंड देन दूसरा चरण, हाँ यहाँ देखो 1943 से लेकर के 1962 तक। कौन सा, दूसरी लहर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि 52 लोकतांत्रिक देश बने, ठीक है, 52। एंड फिर क्या हुआ, तीसरी लहर भी चली, तीसरी लहर भी चली, यहाँ पे देखो तीसरी लहर, हाँ यहाँ पे देखो 1974 के प्रारंभ हुआ और ये देखो 1989 तक चला तीसरी लहर, ठीक है। तो इसमें तीसरी लहर में जो लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में लोकतंत्र का प्रसार हुआ और नाइजीरिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में लोकतंत्र जो मजबूत हुआ, ठीक है, इतना है, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा, ठीक है। कोई डाउट है तो सीधे कमेंट कर लेना, ठीक है। अब ये समझते हैं हम प्रक्रियात्मक न्यूनतम और वास्तविक अधिकतम आयाम, ठीक है। इसमें समझ लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, किस चीज़ की बात यहाँ पे करी गई है, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, ठीक है, यानी कि न्यूनतम जो लोकतंत्र है वो क्या है, ठीक है। देखो जो प्रक्रियात्मक है वही न्यूनतम भी है और जो वास्तविक है वही अधिकतम भी है, ठीक है, वही है। यहाँ पे स्लैश है यहाँ पे दिया गया, इसका मतलब वही होता है कि ये दोनों वर्ड एक हैं और ये दोनों वर्ड एक हैं, ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको। तो जो न्यूनतम लोकतंत्र है, ठीक है, यानी कि जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव और प्रतिनिधि चुनना होता है, ठीक है। जनता वोट डालकर प्रतिनिधि चुनती है और वही शासन चलाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है।
इसकी सीमाएं क्या होती हैं कि नेता जवाबदार न भी रहें, जनता सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह जाती है। एक तो ये हो गया न्यूनतम लोकतंत्र, ठीक है। अब जो वास्तविक लोकतंत्र है, अधिकतम लोकतंत्र है, इसमें क्या होता है कि केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं रहता है, ठीक है। इसमें सामाजिक और आर्थिक समानता, न्याय, नागरिक अधिकार, ठीक है, भागीदारी, स्वतंत्रता सब शामिल है, ठीक है। सरकार जो है जनता की समस्या को हल करे और वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करे, ये सब भी आता है। और यही सच्चा लोकतंत्र है, जो हमारा कौन सा अधिकतम लोकतंत्र है, ठीक है। और जो न्यूनतम लोकतंत्र है वो तो उसमें बस खाली नेता जवाबदार ना भी रहे, जनता चुनाव दे रही है बस, एंड दैट्स इट, खत्म हो रहा है, ठीक है। आई होप इतना समझ आ रहा होगा, आई होप इतना समझ आ गया। अब आगे देखो, आगे देखो आप लोकतंत्र के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे लोकतंत्र को मुख्य रूप से दो आधारों पर बांटा गया है, ठीक है। एक तो यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और दूसरा प्रतिनिधि, ठीक है। यहाँ पे देखो दो प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि, दो यहाँ पे प्रकारों में यहाँ पे बांटा गया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें नागरिक जो होते हैं सीधे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। कि सभी नागरिक जो होते हैं नीति निर्माण और कानून बनाने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसे जो होते हैं सबसे पहले प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में अपनाया गया था, ठीक है। और जिसके साधन है इसमें इनिशिएटिव, ठीक है, रेफरेंडम, रिकॉल और प्लेसिसाइड, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है उसमें क्या है कि इसमें नागरिक जो है सीधे शासन नहीं करते, ठीक है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और ये प्रतिनिधि जो है जनता की ओर से शासन करते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। वर्तमान समय ये लोकतंत्र सबसे प्रमुख रूप है, जिसकी प्रतिनिधि लोकतंत्र कौन सा है, उदाहरण भारत है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि नागरिक सीधे तो शासन नहीं करते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं ना, वही तो हम ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली हम ही शासन कर रहे हैं। ऐसे तो कितने लोग हो जाएंगे, कौन शासन करेगा वहाँ पे, है ना। हम चुनेंगे उसको एंड वो हमारी तरफ से शासन करेंगे, ठीक है। ये होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र, ठीक है। प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होता, प्रत्यक्ष में नागरिक जो थे सीधे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। फिर हम देखते हैं लोकतंत्र के सिद्धांत, ठीक है, इनको समझते हैं। तो पहला जो सिद्धांत है हमारा लोकतंत्र के सिद्धांत में, जो पहला है हमारा शास्त्रीय लोकतंत्र। शास्त्रीय लोकतंत्र क्या है उसको समझते हैं। इसका आधार, जो शास्त्रीय लोकतंत्र है ना, इसका आधार प्राचीन यूनानी नगर राज्य थे, ठीक है, प्राचीन यूनानी नगर राज्य थे। और इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी होती थी और सभी नागरिक जो होते थे सीधे निर्णय लेते थे, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। और जो लेकिन क्या होता था कि इसमें महिलाएं, दास, विदेशियों को नागरिकता से वंचित रखा गया था। इसमें महिलाओं को, दासों को, जो प्रवासी थे उनको नागरिकता से वंचित रखा गया था। और मतलब कि ये सबके लिए समान अवसर वाला लोकतंत्र नहीं था, इसमें कुछ के लिए था, कुछ के लिए नहीं था, ठीक है। ये शास्त्रीय लोकतंत्र था, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं कुलीनवादी सिद्धांत, ठीक है। पहला हमने समझ लिया ना लोकतंत्र का सिद्धांत, पहला शास्त्रीय था। फिर देखो कुलीनवाद सिद्धांत, इसमें हम देखते हैं ये जो सिद्धांत था इसके जो मुख्य प्रतिपादक थे कौन कौन से हैं यहाँ पर देखो। मोस्का है, ठीक है, पेरेटो है, रॉबर्ट माइकल्स है, सुम्पीटर है, ये नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और जो कुलीनतावादी सिद्धांत है ना, इसका मानना है कि असल में जनता शासन नहीं कर सकती, बल्कि हमेशा कुछ चुनिंदा लोग, कुलीन वर्ग ही शासन कर सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि कुछ लोग ही शासन कर सकते हैं, ठीक है। और लोकतंत्र जो है केवल एक व्यवस्था है जिसके जरिए नेता चुने जाते हैं, और पर असल शक्ति उन्हीं नेताओं के पास रहती है। ये कुलीनवादी सिद्धांत में है, ठीक है। और यानी कि सत्ता जो है हमेशा एक छोटे वर्ग के हाथों में केंद्रित रहती है, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया कुलीनवादी सिद्धांत में, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं बहुलवादी सिद्धांत, ठीक है। बहुलवादी सिद्धांत, इसमें इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कुलीन सिद्धांत का विरोध करता है ये, ठीक है। कुलीन सिद्धांत के बिल्कुल विरोध करता है, ठीक है, विपरीत है उसकी, ठीक है। कुलीन सिद्धांत के विपरीत बहुलतावादी विश्वास करते हैं कि नीति निर्माण एक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है। इसमें इसमें मानता है कि ना, ये जो बहुलवादी सिद्धांत है ये मानता है कि नीति निर्माण एक समझौता की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग और समूह भाग लेते हैं, ठीक है। और सभी वर्गों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और सरकार संतुलन बना करके निर्णय लेती है।
इससे लोकतंत्र में लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो ये है बहुलवादी सिद्धांत। फिर देखो सहभागी लोकतंत्र, इसमें क्या है, इसमें जो है सभी लोग सीधे या परोक्ष रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, सभी लोकतंत्र में भाग लेते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है कि लोकतंत्र केवल प्रतिनिधित्व तक ही सीमित ना रहे, बल्कि नागरिक भी सक्रिय रूप से राजनीति और नीति निर्माण में भाग ले सके। ठीक है, इसमें सभी के लिए है ये। और इससे नागरिकों और सरकार के बीच दूरी कम होती है। ठीक है, और इसका समर्थन किसने किया है यहाँ पे, रूसो और J.M. मिल ने। ठीक है, चलो J.S. मिल ने। अब यहाँ पे है हमारा विमर्शी लोकतंत्र। इसमें क्या कहा गया है, इसमें तर्क दिया गया है कि लोकतंत्र न सिर्फ बहुमत से नहीं बल्कि तर्कपूर्ण विमर्श से होना चाहिए। बहुमत से भी नहीं बल्कि तर्कपूर्ण विमर्श से होना चाहिए। सभी नागरिकों की भागीदारी और संवाद से लिए गए निर्णय ही वास्तविक लोकतांत्रिक माने जाएंगे। और इसके समर्थक यहाँ पे दिया गया है जॉन रॉल्स और हेबरमास, इसके समर्थक हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं जनवादी लोकतंत्र। इसमें क्या आ गया, इसमें ये जो मॉडल है ये साम्यवाद से जुड़ा है। ठीक है, जनवादी लोकतंत्र का साम्यवाद से जुड़ा है। तो इसमें कहा गया है कि जो पश्चिमी लोकतंत्र है सिर्फ राजनीतिक समानता पर जोर देता है, पश्चिमी लोकतंत्र। ठीक है, और लेकिन जो जनवादी लोकतंत्र है सामाजिक और आर्थिक समानता को भी आवश्यक मानता है। और इसमें श्रमिक वर्ग और किसानों की भूमिका को प्रमुख माना जाता है जनवादी लोकतंत्र में। ठीक है, जनवादी है पीपल्स डेमोक्रेसी, यानी कि यह केवल मताधिकार का नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति पर भी जोर देता है। ठीक है, जनवादी लोकतंत्र। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं समाजवादी लोकतंत्र। ठीक है, जनवादी के बाद समाजवादी। तो समाजवादी विचारधारा पर आधारित है समाजवादी लोकतंत्र। ठीक है, और इसमें उत्पादन के साधनों और उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण होता है, इसमें कहा गया है। और इसका लक्ष्य क्या है कि सामाजिक आर्थिक समानता और वर्गहीन समाज का निर्माण, इसका लक्ष्य। ठीक है, और यानी कि केवल जो राजनीतिक आधार ही नहीं बल्कि समान अवसर, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर को भी महत्व दिया जाता है। इसमें किसमें, समाजवादी लोकतंत्र में ये बात कही गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं विश्ववादी लोकतंत्र। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है वैश्वीकरण के दौर में लोकतंत्र को सीमाओं से परे देखने का विचार है। ठीक है, विश्ववादी लोकतंत्र में। और यह क्या मानता है, यह मानता है कि केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतंत्र जो है लागू होना चाहिए, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतंत्र लागू होना चाहिए। और साथ ही वैश्विक नागरिकता की अवधारणा भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, और यानी कि पूरी दुनिया को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में सोचना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समानता और न्याय कायम हो। ठीक है, अब देखो ई लोकतंत्र में क्या कहा गया कि इसका अर्थ है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोकतंत्र को चलाना और नागरिकों को जोड़ना ही क्या है, ई लोकतंत्र। ठीक है, अब इसमें आयाम है कि ई शासन हो, इसके जो आयाम है। ठीक है, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन, इसकी ई शासन हो गया, पासपोर्ट, आधार, ये सब चीज़ें। और नागरिकों की नीतियों में ऑनलाइन भागीदारी हो गया। ठीक है, जैसे कि माई जियो पोर्टल हो गया। ठीक है, और ई वोटिंग, जैसे कि चुनाव की तकनीकों में जो EVM मशीन हम देखते हैं उसका यूज़ होता है। और ई परामर्श, जैसे कि सरकार नागरिकों से ऑनलाइन सुझाव लेती है, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं विदेश नीति आयाम लोकतंत्र को प्रोत्साहन। ठीक है, तो जब से ये विचार सामने आया कि लोकतांत्रिक देश आपस में अन्य शासन प्रणाली की तुलना में कम युद्ध करते हैं और लोकतंत्र वाले देशों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बेहतर स्थिति होती है, तो तब से क्या हुआ कि तब से विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को फैलाने का प्रयास शुरू किया। ठीक है, देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ऐसा इसका प्रयास किया। ठीक है, अब दोनों प्रकार प्रयास किया तो उन्होंने देखा कि लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुछ बात रखी। तो ने लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत। ठीक है, उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत जो है वो कहता है कि लोकतांत्रिक देश आपस में युद्ध नहीं करते। ठीक है, उन्होंने प्रस्तुत किया। और इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक जो शासन है उसमें विश्व शांति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये उन्होंने बात करी। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सहयोग, यानी कि जो पश्चिमी देश है, अमेरिका, यूरोपीय संघ, अन्य देशों पर लोकतंत्र अपनाने का दबाव डालते हैं। तो कई बार जो होता है आर्थिक सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इस पर शर्त मिलता है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाएं।
ठीक है। मानवाधिकारों का महत्व जो मैंने अभी आपको बताया, ये लोकतंत्र को बढ़ावा देने का उद्देश्य सिर्फ शासन प्रणाली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है कि हमारे मानवाधिकारों की भी तो रक्षा होती है ना। और दार्शनिक आधार जैसे कि विचारक जैसे कि इमैनुअल कांट और थॉमस पेन मानते थे कि लोकतंत्र ही ऐसा शासन है जिसमें शांति है और मानव स्वतंत्रता है, ठीक है। तो यही है हमारा, तो इतना ही था। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।